आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। बात इंडिया गठबंधन की, जो आज महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक करने जा रहा है। और इस बैठक में कांग्रेस के अलावा शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शामिल होने वाले हैं। तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। कौन कहां से लड़ सकते हैं उस बारे में अब खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। तो अगर आप 2019 के आंकड़े देख लें, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मीटिंग से, और किस तरीके से हम अपनी जो सीट की मांग है हम कांग्रेस पार्टी के साथ बात करेंगे, एनसीपी के साथ बात करेंगे। पर हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूं कि हम सब इसमें एक कमिटमेंट से आए हैं, और ये कमिटमेंट ये है कि महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, इंडिया को और इंडिया की बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए, प्रजातंत्र और संविधान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट एनसीपी लड़ना चाहती है, उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है और उस सीट में जो राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता है, उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की। एक सीट लड़नी चाहिए और ज्यादा जोर उनका ईशान्य मुंबई पर। ये सब बातें हुई हैं। अंतिम निर्णय तो उद्धव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार साहब, आखिरी निर्णय तो वही होगा। तो इन नेताओं के बयान सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसेगा नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है और जल्दी से सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। ये देखिए, इंडिया का अघाड़ी, नहीं फंसेगी गाड़ी। विजय जी, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में कमोबेश आसान क्यों नजर आ रही है? आसान इसलिए नजर आ रही है रोमाना जी कि तीनों ही पार्टियों का घर जो है वो बिखरा हुआ है। तीनों ही पार्टी अपने अंदर कमजोर हैं और इसलिए वो समझ रहे हैं कि अब एक मौका है जब दोबारा से उस ताकत को बनाया जाए। शिवसेना के लिए, जैसे संजय राउत साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी, ये ठीक है, लेकिन बड़ी पार्टी का जो दर्जा था, बड़े भाई का दर्जा था, वो तो 2019 में ही खत्म हो गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 सीटों पर, और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसने इन तीनों का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिला दिया है। कांग्रेस का तो कुछ बैकग्राउंड में है ही नहीं 2019 के रिकॉर्ड में, तो उनको जितनी मैक्सिमम सीटें मिल सकती हैं वो मिले। लड़ने वाली सीटें हैं, जीतने वाली तो कोई सीट ही उनके पास उस तरह से नहीं है। शिवसेना जो है टूट गई है और उसके 13 एमपी आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो उनका दावा क्या होगा? क्या वो सारी सीटों पर उस तरह से लड़ सकते हैं? इसलिए वो सोचते हैं कि जितना मैक्सिमम मिल जाए वो है। यही हालत एनसीपी की भी है कि तीनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है कि यदि आज वो एक नहीं हुए, उद्धव ठाकरे के लिए तो ये पहला चुनाव है ना इस बंटवारे के बाद, जो कह रहे थे भाई वोटर हमारे साथ है। तो अब ये प्रूव करना होगा कि वोटर या जो शिवसेना का कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। कहीं ये ना हो कि एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना उद्धव गुट से ज्यादा। आप जो बात कर रहे हैं कि शिवसेना के लिए पहली लड़ाई बंटवारे के बाद, वही हाल कमोबेश एनसीपी के सामने भी है। दोनों सिचुएशन बिल्कुल वैसी। अब है जी, देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तो ये बात समझ में आ रही थी कि उन्होंने समय रहते बना लिया है। अब ये अंकगणित भी हासिल करेंगे, यानी सीटों का तालमेल भी करेंगे, और एक रसायन शास्त्र, अपनी केमिस्ट्री भी बनाएंगे। कुछ मोदी के डिस्कोर्स, मोदी जो नैरेटिव चला रखा है उसके मुकाबले एक समांतर कहानी देश को सुनाएंगे। इन्होंने देर कर दी। मेरा मानना है कि थोड़े बहुत हीले हवाले, हेर फेर और हिचक और तकरार के साथ इन लोगों में सब जगह गठजोड़ हो ही जाएगा। महाराष्ट्र में भी हो जाएगा, दूसरी जगहों भी हो जाएगा, और जहाँ नहीं होगा उसके लिए कुछ वो फ्रेंडली फाइट वाला फार्मूला ईजाद कर लेंगे। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब ये सिर्फ अंकगणित की खोज ही कर पाएंगे। अंकगणित की खोज कर पाएंगे, केवल मैथमेटिक्स, यानी सीटों का तालमेल ही कर पाएंगे। अच्छा। ये कोई नैरेटिव, कोई ऐसा नारा जिससे वो मोदी को और भाजपा को चुनौती दे पाए, हाँ। इसके लिए ना इनके पास समय रह गया है, मुझे लगता है इसके लिए इनके पास मानस भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है उसकी। प्रोफेसर चंद्रचूड़, देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी जो दुबे जी कह रहे हैं, मैं उससे मतय के रखूंगा। हम कहते हैं कि राजनीति में यथार्थवाद ये कहता है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो आकांक्षाएं हैं और जो सक्षमताएं हैं, उनके बीच में एक तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि
कांग्रेस पार्टी विशेष करके जो धुरी बनना चाहती है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स थे या जो उनका पारंपरिक वोट बैंक रहा है जी। उसने इन्हीं क्षेत्रीय दलों को खो दिया है और इन्हीं क्षेत्रीय दलों के कारण कांग्रेस की स्थिति आज इतनी खराब हुई जितनी है। अब आप ये सोचिए, कांग्रेस ये चाहती है कि वह पुनः अपने वोटरों को वापस उन्हीं दलों के सहयोग से ले ले, ये तो संभव ही नहीं है। अगर आपके वोट बैंक जिन पार्टियों ने आपसे छीना है, जिनका आपका संरक्षण जिनके पास चला गया है, उनको आप उन्हीं के सहयोग से वापस ले ले। अब ये दिल्ली के ड्राइंग बोर्ड्स में तो ये संभव हो सकता है, दिल्ली के चेस बोर्ड में ये संभव हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक धरातल है, राजनीतिक यथार्थ है, वो शायद इस रूप में मुझे तो नहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो उससे पहले की बात है ना, सीट शेयरिंग की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।